हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। दिस इज सीए अंजलि भक्कड़ और हम लोग आज हमारे रिवीजन सीरीज का 5th चैप्टर देखने वाले हैं, टाइम ऑफ सप्लाई। छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा है नहीं, ज्यादा टाइम लेंगे नहीं, फटाफट फटाफट खत्म करेंगे। रिवीजन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये नोट्स आपको फ्रीली प्रोवाइड की जा रही है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि सारे स्टूडेंट्स तक वीडियो पहुंच सके। एंड कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिए, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट टाइम ऑफ सप्लाई, चैप्टर नंबर 5। टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? पॉइंट इन टाइम व्हेन द लाइबिलिटी टू पे टैक्स अराइजेस। अगर सप्लाई है तो ही जीएसटी लगेगा, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, जीएसटी पे करना पड़ेगा। अगर सप्लाई ही नहीं है तो आपको टैक्स पे नहीं करना है, ये बेसिक हम अब सबको पता है, ठीक है। टाइम ऑफ सप्लाई जो है, ऐसा कौन सा पॉइंट है, ऐसा कौन सा पॉइंट है, उस पॉइंट को आप मान लेंगे कि ये जो पॉइंट है, ये मान लिया जाएगा कि ये टाइम ऑफ सप्लाई है और फिर तक आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। देखते हैं कुछ डेफिनेशन से। एसोसिएटेड एंटरप्राइज वाउचर क्या मतलब है इनका देख लेना, ठीक है। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, सेक्शन नंबर 12। क्या है टाइम ऑफ सप्लाई? इन केस ऑफ गुड्स, सर्विसेज का अलग, गुड्स का अलग। गुड्स में फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज, सर्विसेज में फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज, अलग अलग है, देखते हैं, ठीक है। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज। अगर सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पे टाइम ऑफ सप्लाई क्या मान लिया जाएगा? In case of supplies in respect of which tax is to be paid or liable to be paid on forward charge basis, the time of supply of goods shall be earlier of following dates. ये जो डेट्स है, इन डेट्स में से जो अर्लीस्ट डेट रहेगी वो मान ली जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज। कौन सी डेट? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। जो सप्लायर है वो जिस डेट पे इश्यू करेगा इनवॉइस, सपोज 31 अगस्त 2025 सप्लायर ने इशू कर दिया इनवॉइस, ठीक है। तो एक ये डेट या फिर द लास्ट डेट ऑन विच ही इज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 31 टू इशू इनवॉइस विथ रिस्पेक्ट टू सच सप्लाई, ठीक है। सेक्शन नंबर 31 जो है, सेक्शन नंबर 31 के हिसाब से कौन सी ऐसी डेट है जो लास्ट डेट है और उस डेट पे सप्लायर को इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। एक तो वो डेट जो सेक्शन 31 के हिसाब से लास्ट डेट है, या तो फिर डेट जो जिस डेट पे उसने इशू किया है सप्लायर ने इनवॉइस, विचेवर इज अर्लियर वो मान लिया जाएगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज बेसिस, ठीक है। सेक्शन 31 क्या बोलता है? सेक्शन 31 फॉर टाइम लिमिट फॉर रेजिंग इनवॉइस इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स का जो रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट है सेक्शन 31 सबसेक्शन 1, इन केस ऑफ गुड्स में टाइम लिमिट क्या है वो दिया गया है। बिफोर और एट द टाइम ऑफ, बिफोर मतलब पहले, या तो फिर एट द टाइम ऑफ, कब कब? in case of removal of goods, in case of movement of goods, जहां गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व है, जहां मूवमेंट ऑफ गुड्स है वहां पे रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर सप्लाई टू द रिसिपिएंट। जब मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है तो मूवमेंट ऑफ गुड्स जब इन्वॉल्व है तो जब आप रिमूवल कर रहे हो वो पॉइंट इन टाइम, या तो फिर और डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग अवेलेबल देयर ऑफ टू द रिसिपिएंट इन एनी अदर केस। अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व नहीं है, इन एनी अदर केस का क्या मतलब है? जहां मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व नहीं है वहां पे जब सप्लायर रिसिपिएंट को डिलीवरी कर रहा है गुड्स की, या तो फिर अवेलेबल करके दे रहा है गुड्स को, उन दोनों में से जो डेट है वो डेट जो है एज पर सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ इनवॉइस इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मान ली जाएगी। मतलब फिर से छोटा शॉर्ट में बता दूं,
फॉरवर्ड चार्ज के केस में सप्लाई ऑफ गुड्स में टाइम ऑफ सप्लाई क्या मान लिया जाएगा? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर और द लास्ट डेट ऑन विच ही इज रिक्वायर्ड टू इशू इनवॉइस एज पर सेक्शन नंबर 31 सबसेक्शन 1, whichever is earlier will be considered as time of supply of goods. अब ये जो है ये जो है ये जो है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स है इन केस ऑफ ऑल गुड्स एक्सेप्ट स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स। स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स कौन कौन से अपन ने देखे थे? वो बेटिंग, कैसीनो एक्सेट्रा, ये सारे जो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स है, इनके अलावा बाकी सारे जो गुड्स है उन पे ये टाइम ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल है। लेकिन जो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स है उनके लिए टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड क्या मान लिया जाएगा इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर और द लास्ट डेट व्हेन ही इज रिक्वायर्ड टू इशू इनवॉइस अंडर सेक्शन 31, ये रहा सेक्शन 31, ठीक है। इसके हिसाब से या तो फिर डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव्स पेमेंट, द डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव्स पेमेंट। सपोज मैं एक सप्लायर हूँ, आप एक रिसिपिएंट हो, तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या मान लिया जाएगा? मान लिया जाएगा जो डेट मैंने आपको इनवॉइस इशू किया वो डेट, या तो फिर सेक्शन 31 के हिसाब से जिस डेट पे मुझे इनवॉइस इशू करना चाहिए था वो डेट, या तो फिर डेट ऑन विच पेमेंट इज रिसीव्ड बाय द सप्लायर, आपने मुझे जिस डेट पे पेमेंट किया वो। ये तीन में से जो अर्लीस्ट डेट रहेगी वो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन ऑफ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज मान लिया जाएगा। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है कि जो पेमेंट वाला पॉइंट है वहां पे एंटरिंग द पेमेंट इन बुक्स ऑफ अकाउंट और क्रेडिटिंग द पेमेंट इन बैंक अकाउंट विचएवर इज अर्लियर विथ रिस्पेक्ट टू सच सप्लाई। जो बोला है ना कि डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट, कौन सी डेट मान ली जाएगी? इसमें भी दो चीजें हैं कि एक तो वो डेट जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री हो गई है, एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट, जो पेमेंट वाला पॉइंट है उसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब एंट्री होगी वो डेट, या तो फिर जब मेरे बैंक अकाउंट में अमाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। इन दोनों में से जो अर्लियर रहेगा, इन दोनों में से जो अर्लियर डेट रहेगी वो मान ली जाएगी डेट ऑफ पेमेंट, वो मान ली जाएगी डेट ऑफ पेमेंट या फिर डेट ऑफ रिसीट ऑफ अमाउंट बाय द सप्लायर। ठीक है, अंडरस्टूड। अब देखते हैं, provided that where supplier of taxable goods receives an amount up to 1000 rupees in excess of amount indicated in tax invoice। इसका क्या मतलब है? जो सप्लायर है वो सप्लायर ने अप टू 1000 रुपीज का एडवांस रिसीव किया है, अप टू 1000 रुपीज का एडवांस रिसीव हुआ है सप्लायर को। द टाइम ऑफ सप्लाई टू द एक्सटेंट ऑफ सच सप्लाई शैल बी एट द ऑप्शन ऑफ सेड सप्लायर बी डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एक्सेस अमाउंट। ये जो 1000 रुपीज का, ये जो 1000 रुपीज का एडवांस मिला है, एक्सेस अमाउंट जो है 1000 रुपीज का एडवांस मिला है सप्लायर को, ये सप्लायर पे इन्होंने डाल दिया है कि ऑप्शन ऑफ द सेड सप्लायर बी द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानना है वो जो है वो सप्लायर के ऑप्शन पे है। ठीक है, ये 1000 रुपीज तक के एडवांस तक के ही है। अगर 1000 से ज्यादा का एडवांस है तो ये जो कंडीशन है ए बी ये आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, नाउ सबसेक्शन 3, इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज बेसिस टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या रहेगा? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आरसीएम के केस में क्या रहेगा देखते हैं। एक तो अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट्स, जो भी डेट्स दी है ए बी सी, इनमें से जो अर्लीस्ट डेट रहेगी वो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ आरसीएम मान लिया जाएगा। क्या? डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, जब गुड्स मुझे रिसीव हुए। सपोज आप सप्लायर हो, मैं रिसिपिएंट, आपने मुझे गुड्स बेचे, सप्लाई किए, जिस डेट पे मुझे जो है रिसीव हुए, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, वो डेट, या तो फिर डेट ऑफ पेमेंट एज एंटर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट of recipient or date on which payment is debited from his bank account, whichever is earlier।
एक तो डेट क्या है, रिसीट ऑफ गुड्स, मुझे कब गुड्स रिसीव हुए, या तो फिर क्या देखेंगे अपन, पेमेंट। पेमेंट में अगेन टू सिनारियोस, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब एंट्री हुई, या तो बैंक अकाउंट में कब डेबिट हुआ। इन दोनों में से जो अर्लियर है, ये मेरे पीछे जा रहा है, पेमेंट के केस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अकाउंट कब एंट्री हुई, या जो मेरा बैंक अकाउंट है उसमें कब डेबिट हुआ, इन दोनों में से जो अर्लियर डेट रहेगी वो, या तो फिर 31st डे फ्रॉम डेट ऑफ इशू बाय द सप्लायर। सपोज आपने आज के तारीख में, आप सप्लायर हो मैं रिसिपिएंट हूँ, आपने आज के तारीख में इनवॉइस इशू किया रहेगा, तो आज से लेके जो 31st डे की डेट रहेगी, आज से लेके जो 31st डे की डेट रहेगी, वो डेट, इन तीनों में से जो अर्लीस्ट डेट रहेगी, इन तीनों में से जो अर्लीस्ट डेट रहेगी, वो आपका मान लिया जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ आरसीएम। ठीक है, provided where it is not possible to determine the time of supply under clause A, B, C, or the time of supply shall be date of entry in books of accounts of recipient of such supply। क्या बोल रहे हैं, अगर A, B, C मतलब ये यहाँ पे अगर आप जो है टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो, आपके पास रिलेवेंट डेटा नहीं है, आप टाइम ऑफ सप्लाई असर्टेन नहीं कर पा रहे हो, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगी, जब मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में, मैं रिसिपिएंट हूँ, आप सप्लायर हो मैं रिसिपिएंट हूँ, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैं जिस दिन एंट्री करूंगी उस डेट को टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाए। ठीक है, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर्स बाय अ सप्लायर एट द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी, जो वाउचर्स वाला केस है, ठीक है, तो टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ वाउचर्स क्या मान लिया जाएगा, डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर इफ वाउचर इज आइडेंटिफाइबल, और डेट ऑफ रिडम्पशन इफ इन ऑल अदर केसेस। सपोज वाउचर जो है, वाउचर पे लिख दिया है कि ये जो वाउचर है ये लैपटॉप खरीदने के लिए ही आप यूज कर सकते हो, मतलब वाउचर आइडेंटिफाइबल है, किस चीज के लिए वो वाउचर है वो आपको पता है, तो जिस टाइम पे वाउचर इशू हो रहा है वो डेट टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर मान लिया जाएगा। अगर वाउचर आइडेंटिफाइबल नहीं है, तो जब भी मैं ये वाउचर रिडीम करूंगी, सपोज एक वाउचर मेरे को मिला, उधर सिर्फ लिखा है कि 10,000 रुपए तक का वाउचर है, आप यहाँ से कुछ भी खरीद सकते हो, क्या कब कुछ आइडेंटिफाइबल ही नहीं है वाउचर, तो जब भी मैं वो 10,000 रुपीज का वाउचर रिडीम करूंगी, वो डेट जब मैं रिडीम करूंगी उस डेट को टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर जो है वो मान लिया जाएगा। ठीक है, वेर इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई अंडर सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 2, मतलब यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज वाला जो केस है, फॉरवर्ड चार्ज वाला जो केस है, या तो फिर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन रिवर्स चार्ज वाला जो केस है वो, या तो फिर जो वाउचर्स वाला केस है, इन तीनों में अगर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या है वो आप डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, इन केस वेयर पीरियोडिकल रिटर्न हैज टू बी फाइल्ड, be the date on such return is filed, or in any other case date on which tax is paid। अगर सबसेक्शन 2, 3, 4 में आप नहीं डिटरमाइन कर पा रहे हो, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, सपोज आप लाइबल हो टू फाइल रिटर्न, टू फाइल जीएसटी रिटर्न, जो भी मंथली, क्वार्टरली, एनुअली जो भी है, आप अगर जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए लाइबल हो, तो जिस डेट पे आप वो रिटर्न फाइल कर रहे हो उस डेट को जो है टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा, या तो फिर इन एनी अदर केस, इन एनी अदर केस जब आप पे कर रहे हो गवर्नमेंट को, जब आप टैक्स पे कर रहे हो गवर्नमेंट को, वो जो डेट है उसको टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा, अगर अगर सबसेक्शन 2, 3, 4 में टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइनेबल नहीं है, तो ये क्लॉज है। ठीक है, लास्ट क्या बोलता है, द टाइम ऑफ सप्लाई टू द एक्सटेंट इट रिलेट्स टू एडिशन इन वैल्यू बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, लेट फी, पेनाल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन shall be date on which supplier received such addition in value। क्या बोल रहा है, सपोज मैं हूं ए बी, ठीक है, मैं कौन हूं, मैं हूं सप्लायर, एक है वीबी, वीबी कौन है, रिसिपिएंट। ठीक है, मैंने इसको सप्लाई किया, ठीक है, अब इसको मेरे को पेमेंट करना था,
लेकिन इसने क्या कर दिया, पेमेंट करने में डिले कर दिया। तो मैंने बोली कि तूने डिले किया है, अब तुझे लेट फी या जो भी इंटरेस्ट पेनाल्टी जो भी है वो आपको मुझे देनी पड़ेगी, बिकॉज यू हैव डिलेड द पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। तो इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या मान लिया जाएगा, इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा जब जब मुझे ये जो लेट फी रिसीव हुई ना, रिसिप्ट ऑफ लेट फी या इंटरेस्ट या पेनल्टी जिस तारीख को मुझे रिसीव हुई, वो जो मोमेंट है, वो जो टाइम है, वो वो पॉइंट जो है उसको टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। ठीक है, दिस फिनिशेस टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। अब अपन देख रहे हैं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सेक्शन नंबर 13। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, सेम टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर फॉरवर्ड चार्ज, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या माना जाएगा, और टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन केस ऑफ वाउचर्स क्या मान लिया जाएगा। ठीक है, अगर आप इधर कहीं पे भी डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, और अगेन एडिशन इन वैल्यू के केस में टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या रहेगा। ठीक है, सबसेक्शन 2, 3, 4, 5। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर फॉरवर्ड चार्ज शैल बी द अर्लीस्ट ऑफ फॉलोइंग डेट। फॉलोइंग डेट जो है इनमें से जो अर्लीस्ट डेट रहेगी वो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज मान ली जाएगी। क्या, इनवॉइस इज इशूड विद इन द टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 31। जो सेक्शन नंबर 31 है आपका, उसके हिसाब से उसमें अगर उस टाइम लिमिट में आपका इनवॉइस इशू हो गया है तो अर्लीस्ट ऑफ फॉलोइंग, क्या, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, जब इनवॉइस इशू हुआ, ठीक है, वो डेट, या फिर डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, जब सप्लायर को पेमेंट रिसीव हुआ। अगेन जहां भी पेमेंट की बात आई दो कंडीशन मैंडेटरी है, जहां भी पेमेंट की बात आई दो कंडीशन मैंडेटरी, क्या, जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री हुई या तो फिर बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, मतलब देखा जाए तो तीन कंडीशंस हो गई है, अगर समझने के लिए देखा जाए तो तीन कंडीशन हो रही है, वैसे दो ही कंडीशन है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस या फिर डेट ऑफ पेमेंट। पेमेंट के केस में रिसिप्ट इन सॉरी क्रेडिट इन बैंक अकाउंट या तो फिर बुक्स ऑफ अकाउंट में जब एंट्री हो रही है, विच एवर इज अर्लियर, इन सब में से विच एवर इज अर्लीस्ट डेट वो मान ली जाएगी आपकी टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज। इनवॉइस जो है अगर, सॉरी यहाँ पे नॉट कट गया है, इनवॉइस नॉट इशूड विद इन द टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 31। ये जो सेक्शन 31 है इसके हिसाब से अगर इनवॉइस इशू नहीं हुआ है तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या रहेगी, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, जब भी आप सर्विस प्रोवाइड किए वो जो डेट है वो डेट, या तो फिर डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। अगेन अगेन पेमेंट के केस में दो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री या फिर बैंक अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट, विच एवर इज अर्लियर, ये जो डेट है इनमें से जो अर्लियर डेट है वो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस मान ली जाएगी अगर सेक्शन 31 के हिसाब से इनवॉइस इशू नहीं हुआ है। ठीक है, व्हेन द अबव इवेंट्स आर नॉट असर्टेनेबल, तो आपको ये ए ये बी इनमें जो है कुछ डेटा अवेलेबल नहीं है, आप असर्टेन नहीं कर पा रहे हो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज, तो क्या रहेगा, डेट ऑन विच रिसिपिएंट शोज द रिसीट ऑफ सर्विस इन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट। जो रिसिपिएंट है, सपोज मैं रिसिपिएंट हूँ, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जिस तारीख को मैंने लिखा, जिस तारीख को मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री की रिसीट ऑफ सर्विस की, उस डेट को टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस मान लिया जाएगा। ठीक है, प्रोवाइडेड वेयर सप्लायर ऑफ टैक्सेबल सर्विस रिसीव्स एन अमाउंट ऑफ 1000 रुपीज इन एक्सेस, सेम क्लॉज है जो एडवांस ऑफ 1000 रुपीज इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, सेम क्लॉज है, किसके किसके किसके, शैल एट द ऑप्शन ऑफ सेड सप्लायर बी द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस इन रिलेशन टू सच एक्सेस अमाउंट टू 1000 रुपीज। ठीक है, सेक्शन 31 सबसेक्शन 2, टाइम लिमिट फॉर रेजिंग इनवॉइस इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस का जो रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट है वो यहाँ पे दिया गया है। क्या बोलता है कि
जो अगर सपोज मैं सप्लायर हूँ, आप रिसिपिएंट हो, मैं सप्लाई ऑफ सर्विस कर रही हूँ, तो मेरा टाइम लिमिट क्या है? फॉरवर्ड चार्ज के केस में मेरा टाइम लिमिट क्या है? सेक्शन 31 के हिसाब से मुझे किस टाइम लिमिट में इश्यू करना पड़ेगा इनवॉइस? बिफोर और आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सर्विस। या तो जब मुझे सप्लाई करना है सर्विस का, उसके पहले मैं इनवॉइस इशू कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। बाद में कर सकती हूँ, हाँ कर सकती हूँ, लेकिन टाइम लिमिट क्या है? 30 डेज। विद इन 30 डेज। सपोज आज मैंने आपको सर्विस सप्लाई की है, तो आज से 30 दिन के अंदर मुझे इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं कोई इंश्योरेंस कंपनी हूँ, कोई बैंकिंग कंपनी हूँ, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हूँ, या तो मैं कोई एनबीएफसी हूँ, तो मेरे लिए जो टाइम पीरियड है वो है 45 डेज। मेरे लिए जो टाइम पीरियड है वो है 45 डेज का। मैं विद इन 45 डेज आफ्टर सप्लाई ऑफ सर्विस, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी या कोई एनबीएफसी तो है, अगर कोई एनबीएफसी जो है वो आफ्टर सप्लाई ऑफ सर्विस विद इन 45 डेज टैक्स इनवॉइस इशू कर सकती है। ठीक है। अब सप्लाई ऑफ सर्विस, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज बेसिस क्या रहेगा वो हम देखेंगे। ठीक है। शैल बी अर्लियर ऑफ फॉलोइंग डेट्स, इन सब में से ए बी सी में से जो सबसे अर्लीस्ट डेट रहेगी, सबसे अर्लीस्ट डेट जो रहेगी वो मार्क की जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। कौन सी? डेट ऑफ पेमेंट एज एंटर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रिसिपिएंट, और डेट पेमेंट इज डेबिटेड फ्रॉम बैंक अकाउंट। पेमेंट का केस आया, मैंने आपको बताया पेमेंट के केस में दो कंडीशंस हमेशा, कब? एक तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब एंट्री हुई है वो, या तो फिर बैंक अकाउंट से कब अमाउंट आपका डेबिट हुआ है। रिसिपिएंट के अकाउंट से डेबिट होता है, सप्लायर के अमाउंट अकाउंट में क्रेडिट होता है। रिसिपिएंट जो है उसके अकाउंट से डेबिट होता है, सप्लायर के अकाउंट में क्रेडिट होता है। ठीक है। तो जब भी रिसिपिएंट के बैंक अकाउंट से जो है वो अमाउंट डेबिट हो रहा है, या तो फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो एंट्री हो रही है रिसिपिएंट के, जो भी डेट अर्लियर रहेगी वो मान ली जाएगी आपकी डेट ऑफ पेमेंट। वो क्या मान ली जाएगी? डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है। या तो फिर 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर इन केसेस वेयर इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड बाय सप्लायर। रिवर्स चार्ज के केस में सप्लाई ऑफ सर्विस, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या है वो हम देख रहे हैं। एक तो रहेगा डेट ऑफ पेमेंट, या तो फिर रहेगा अगर सप्लायर लाइबल है इनवॉइस इशू करने के लिए, तो 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। सपोज मैंने आज आपको इनवॉइस इशू किया है, आज से 61st डे जो रहेगा वो डेट, या तो फिर डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द रिसिपिएंट इन केस वेयर इनवॉइस इज टू बी इशूड बाय रिसिपिएंट। अगर इनवॉइस जो है वो सप्लायर है वो अगर लाइबल है इनवॉइस इशू करने को, तो वहां से 61st डे। अगर रिसिपिएंट लाइबल है इनवॉइस इशू करने को, तो जो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस है वो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय रिसिपिएंट, या तो फिर 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर, या तो फिर डेट ऑफ पेमेंट। पेमेंट के केस में दो केसेस, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री, बैंक अकाउंट में अमाउंट डेबिट या क्रेडिट जो भी है। ठीक है। इन सब में से जो अर्लीस्ट डेट रहेगी वो आपकी डेट मान ली जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज बेसिस। ठीक है। Again, provided where it is not possible to determine time of supply under clause A, B, C। कौन सा A, B, C यहाँ पे आप डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो, तो टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाय द रिसिपिएंट। जो रिसिपिएंट है वो जिस तारीख को उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री डालेगा, उस तारीख को टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस मान जाएगा, अगर नॉट डिटरमाइनेबल है। ठीक है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में क्या है? जो इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम एसोसिएटेड एंटरप्राइज। अगर मैं इंपोर्ट कर रही हूँ किसी सर्विस का, कहाँ से? आउट ऑफ इंडिया, जहां मेरा कोई एसोसिएटेड एंटरप्राइज है वहां से, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या मान लिया जाएगा? डेट ऑफ एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रिसिपिएंट और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। क्या है? सपोज मैं हूं ए बी, मैंने क्या किया? इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया कोई मेरे एसोसिएटेड एंटरप्राइज से।
ठीक है, मैंने इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया एसोसिएटेड एंटरप्राइज से, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या मान लिया जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई या तो मान लिया जाएगा जब मुझे रिसीव हुई सर्विस, जब मुझे सर्विस रिसीव हुई वो, नहीं सॉरी, टाइम ऑफ सप्लाई क्या मान लिया जाएगा? जब मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैंने एंट्री की, किसने? मैंने, रिसिपिएंट ने, ए बी जो है वो रिसिपिएंट है, मैं इंपोर्ट कर रही हूँ सर्विस, सामने वाला सप्लायर है, मेरे को मिल रही है सर्विस, मैं रिसिपिएंट हूँ, तो जब मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करूंगी वो डेट, या तो फिर जब मैं पेमेंट करूंगी वो डेट, इन दोनों में से जो अर्लियर डेट रहेगी वो मान ली जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विस। ठीक है, अब वाउचर्स वाला केस है, वाउचर्स के केस में सेम, अगर डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर जो है आइडेंटिफाइबल है, अगर सप्लाई जो है वो आइडेंटिफाइबल है, तो डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर वुड बी टाइम ऑफ सप्लाई, या तो फिर इन ऑल अदर केसेस, मतलब अगर आपका जो सप्लाई है वो आइडेंटिफाइबल नहीं है तो डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। अगर अगर सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4 में आपको डिटरमाइनेबल नहीं है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, तो क्या रहेगा? अगर आप पीरियोडिकल रिटर्न फाइल कर रहे हो तो वो डेट जब आप पीरियोडिकल रिटर्न फाइल कर रहे हो, या तो फिर जब आप टैक्स पे कर रहे हो गवर्नमेंट को, वो डेट टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस मान ली जाएगी। जो एडिशन इन वैल्यू वाला केस है, सब मैं सप्लायर हूँ, आप रिसिपिएंट हो, मैंने आपको सर्विस दी, आपने पेमेंट टाइम पे नहीं किया तो मैंने आपको लेट फी, इंटरेस्ट, पेनाल्टी, कुछ कुछ ऐसे अमाउंट चार्ज कर दिए, तो जब मुझे वो अमाउंट मिलेगा at that time it will be considered as time of supply। ठीक है, for that addition in value, for that additional value। ठीक है, अब जो सेक्शन 31 का सबसेक्शन 1 था और सबसेक्शन 2 था वो तो अपन ने देख लिया। सबसेक्शन 1 क्या था? टाइम लिमिट फॉर रेजिंग इनवॉइस इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में टाइम लिमिट क्या था? सबसेक्शन 2 क्या था सेक्शन 31 का? कि टाइम लिमिट फॉर रेजिंग इनवॉइस इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। अब जो बाकी के सेक्शन 31 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देखेंगे अपन। क्या है? पहला क्या है? सबसेक्शन 3 क्या बोलता है? इन केस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन who is liable to pay tax under subsection 3 और 4 of section 9। सपोज कोई रजिस्टर्ड पर्सन है जो जीएसटी लॉ में टैक्स पे करने के लिए लाइबल है, उस टाइम पे issue an invoice in respect of goods service both received by him from the supplier who is not registered on the date of receipt of such goods or service। इनवॉइस कब इशू होगा? सपोज एक सप्लायर है, ये सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, इसने मुझे गुड्स या सर्विस दी है ए बी को, और मैं जो हूँ रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, तो जब मुझे ये गुड्स और रिसीव सर्विस जो है वो रिसीव हुई है, जब मुझे ये रिसीव हुई है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इनवॉइस जो है इशू करना पड़ेगा सप्लायर को। ठीक है, सबसेक्शन 4 क्या बोलता है? अगर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स है, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स अगर है, तो वेयर सक्सेसिव स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स और सक्सेसिव पेमेंट्स आर इन्वॉल्व, जहाँ पे सक्सेसिव स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स या सक्सेसिव स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व है, कंटिन्यूअस सप्लाई जहाँ पे हो रहा है गुड्स का, वहां इनवॉइस इशू करने का टाइम लिमिट क्या है? Invoice shall be issued before or at the time of each such statement is issued, or as the case may be, each such payment is received। Suppose for example, मैं गई क्रोमा में और मैंने इंस्टॉलमेंट बेसिस पे कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद लिया है। अब जब मैं हर बार हर मंथली इंस्टॉलमेंट उसको क्रोमा को जाके पे करूंगी, तो वो हर बार वो उस अमाउंट का इनवॉइस इशू करके मेरे को देगा। ठीक है, अगर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस है, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस है, तो इनवॉइस इशू आप कब करोगे? वेयर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज असर्टेनेबल। सर्विस के केस में जहाँ ड्यू डेट असर्टेनेबल है कि मेरे को जो सप्लायर है, मैं रिसिपिएंट हूँ, मुझे सप्लायर ने बोल दिया है कि इस डेट को आपको पेमेंट करना पड़ेगा, उस डेट पे इनवॉइस इशू होगा। असर्टेनेबल नहीं है, असर्टेनेबल नहीं है, तो जब पेमेंट रिसीव होगा सप्लायर को, जब पेमेंट इशू रिसीव होगा सप्लायर को, उस डेट को वो जो है इनवॉइस इशू कर देगा।
or where the payment is linked to completion of an event, invoice shall be issued before or on or before the date of completion of that event. Suppose for example कोई supply of service ऐसी है जो ये मैनेजमेंट वाले लोग हैं. सपोज फॉर एग्जांपल कोई किसी की शादी है और कोई जो वो इवेंट मैनेजमेंट वाले लोग हैं उनको हायर किया है. एंड अब ये वो लोग तो सर्विस दे रहे हैं इवेंट मैनेजमेंट की, ठीक है. इनवॉइस कब इशू होगा? जब शादी खत्म हो जाएगी उसके पहले, या जब शादी खत्म हो जाएगी तब. बिफोर और एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ इवेंट, इनवॉइस शुड बी इशूड. In case where supply of service ceases under a contract before completion of supply. Suppose मैं supplier हूँ, आप recipient हो, कोई because of something supply of service जो है, सर्विस पूरी होने से पहले ही सर्विस सीज हो गई, रुक गई. तो उस टाइम पे जिस मोमेंट पे सर्विस सीज हुई है, द मोमेंट व्हेन द सर्विस सीजेस, दैट पॉइंट ऑफ टाइम इनवॉइस इशू करना पड़ेगा एज पर सेक्शन 31 सबसेक्शन 6. नेक्स्ट, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1 वेयर गुड्स आर बीन सेंट और टेकन ऑन अप्रूवल सेल और रिटर्न बेसिस. जो सेल और रिटर्न बेसिस होता है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1. सेक्शन 1 क्या था? टाइम ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स. उसको हटा दो, वो नहीं देखना है. अगर सेल और रिटर्न बेसिस पे आप कोई गुड्स लेके गए हो तो आपको इनवॉइस कब इशू करना पड़ेगा? अगर शैल बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई और 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवर विचेवर इज अर्लियर. जब आप सप्लाई कर रहे हो उस मोमेंट पे या उसके पहले या उस मोमेंट पे जब आप सप्लाई कर रहे हो तब, या तो फिर 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल. जब भी गुड्स रिमूव हुए हैं उसके उस डेट से 6 months तक आप इनवॉइस इशू कर सकते हो, विच एवर इज अर्लियर. ठीक है. अब ये कुछ जीएसटी ऑन स्पेक्ट्रम यूसेज सर्विस बाय टेलीकॉम ऑपरेटर्स के केस में क्या रहेगा टाइम ऑफ सप्लाई, और जो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स होते हैं, जो हाईवेज के कंस्ट्रक्शन के केस में टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या रहेगा, ये दिया गया है, ये आप पढ़ सकते हो एक्स्ट्रा के लिए. दिस फिनिशेस आवर टाइम ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर. कोई भी डाउट है यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू मी. मैं अवेलेबल हूँ, मैं आपके सारे डाउट सॉल्व करूंगी. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को. सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे. एंड फीडबैक जरूर दीजिए, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. थैंक यू सो मच.